नमस्कार बच्चों। आज का हमारा सेशन है आरएस इंग्लिश पेपर 4 में जो चेंजेस हुए हैं उसको लेकर के। स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि पार्ट ए में काफी सारे बदलाव हुए हैं। आपका सिलेबस है प्रीपोजिशन, द सेम वर्ड यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच, फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स, लेकिन ब्रैकेट में लिखा है एप्लीकेशन। इसी तरीके से वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, लेकिन ब्रैकेट में लिखा है एप्लीकेशन। इसी तरीके से वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड और मिसयूज्ड, यहाँ पर भी लिखा है एप्लीकेशन बेस्ड। यानी कि ये आपका एक है जो कि एक टॉपिक है जिसमें नहीं लिखा है एप्लीकेशन बेस्ड, है ना। इसमें तो नहीं लिखा है एप्लीकेशन बेस्ड, ये लिखा हुआ नहीं है, ये मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। सो इसका इसका डिस्कशन करेंगे हम थोड़ी देर में। लेकिन अभी हम इसकी बात कर लेते हैं, द सेम वर्ड यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब बच्चों को क्या क्या कंफ्यूजन है देखिएगा। स्टूडेंट्स ये मान रहे हैं कि हमें ग्रामर नहीं पढ़नी है। स्टूडेंट्स ये मान रहे हैं, बार बार कह रहे हैं मैम ग्रामर तो हटा दी। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो भाई, ग्रामर तो बिल्कुल हटा दी गई है, राइट। ग्रामर बिल्कुल हटा दिया, फिर सिनोनिम भी हटा दिया, फिर एंटोनिम भी हटा दिया, ठीक है। यहाँ तो ये सब कुछ हटा दिया, लेकिन इन तीनों की जगह एक टॉपिक दे दिया, द सेम वर्ड used as a different parts of speech, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये दे दिया, है ना। अब यहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सो एंड सो, पूरे के पूरे 8 चैप्टर आ गए, ठीक है। फिर यहाँ पर आया द सेम वर्ड यूज एज ए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेम वर्ड, यानी कि यहाँ पर हमसे किसकी बात कर ली गई है? वर्ड्स की बात कर ली गई है। अब वर्ड्स में क्या होते हैं? सिनोनिम, एंटोनिम होते हैं, मतलब वर्ड्स तो वर्ड्स है ना। अब आपको बहुत सारे वर्ड्स पढ़ने पड़ेंगे। मान लीजिए आपने कोई भी 500 वर्ड्स पढ़े, ठीक है। अब 500 वर्ड्स में एक वर्ड में 5 वर्ड तो एक जैसे हो सकते हैं, यानी कि वो सिनोनिम हो गए। 5 वर्ड ऐसे ऐसे हो सकते हैं जो इस वर्ड के एंटोनिम हो, राइट। तो वर्ड्स हैं, यहाँ पर सिनोनिम, एंटोनिम एक अलग तरीके का पैटर्न है। बट इसमें भी आप पढ़ क्या रहे थे? वर्ड्स ही तो पढ़ रहे थे। या फिर मैं ओवरऑल कहना चाहूं तो आप ये कह सकते हो कि सिनोनिम, एंटोनिम की जहां बात हुई थी, तब हम क्या कहते थे? वो क्या कह देते थे? वोकैबुलरी, यही बोल देते थे ना, ठीक है। इनफैक्ट होता क्या है, अगर मैं कहूं वोकैब, वोकैब का मतलब होता है शब्दकोश, है ना, शब्दकोश। अब इस शब्दकोश में क्या होंगे? नाउन भी होंगे, एडजेक्टिव भी होंगे, एडवर्ब भी होंगे, ठीक है। और इसी तरीके से बहुत सारे वर्ड्स इसमें होंगे, वर्ब भी होंगे, ठीक है। तो शब्दकोश ही तो हुआ ही। तो आप ये तो नहीं कह सकते हो कि भाई आपका सिलेबस कम कर लिया गया है। अगर आप लोग ये मान बैठे हो कि सिलेबस कम हो गया है, तो आप ऐसा ना माने, मेरे इस सेशन को ध्यान से देखें। पार्ट ए में जो भी आप लोगों को कंफ्यूजन आ रहा है, उसको आप ध्यान से समझें। तो पहली बात तो ये कि आपको वर्ड्स तो पढ़ने ही पड़ेंगे, राइट। लेकिन वर्ड्स का पढ़ने का तरीका इस बार थोड़ा सा अलग है। अब तरीका क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक मिथ जो ये है कि आपको ग्रामर को नहीं पढ़ना है, वो बात सच है। कितना सच है उस पर हम आते हैं, एक बार हम देख लेते हैं। हमें ग्रामर नहीं पढ़नी है, हमें ग्रामर नहीं पढ़नी है क्योंकि टॉपिक दे नहीं रखे। ये पूरी तरीके से सच नहीं है, ये अधूरा सच है। आपको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, जरा उसको समझ लीजिए। देखिए, जब भी हम ग्रामर की बात कर रहे थे, पहले मैं बात कर लेती हूँ हम प्रीवियस में क्या पढ़ रहे थे। आप में से बहुत सारे बच्चों ने एलडीसी का पेपर दिया होगा, एसएससी का कभी ना कभी पेपर दिया होगा, बैंक का दिया होगा, बैंक में एसबीआई पीओ का दिया होगा, राइट। और किसी ने मतलब अलग-अलग बैंक्स का पेपर दिया होगा। इसी तरीके से आप में से बहुत सारे बच्चे यूपीएससी एस्पिरेंट होंगे, बहुत सारे बच्चे एनडीए के एस्पिरेंट्स भी होंगे। आपने कहीं न कहीं कोई ना कोई पेपर दिया होगा। अगर नहीं दिया है, तो भी अगर आपने 10th और 12th भी पढ़ा है, तो उसमें भी हमने इस पैटर्न को देखा है, ठीक है। तो हो सकता है आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे तो आपका एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। अगर आप सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट दे रहे हैं तो आपका डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। तो हम पहले क्या कर रहे थे, ग्रामर का टॉपिक उठा रहे थे, नाउन, हम उस पे पढ़ रहे थे रूल्स, और रूल्स पढ़ने के बाद हम कर रहे थे सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस। सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस का यहाँ क्या मतलब होता है कि आपने इस रूल्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है।
जैसे ही आपने इस रूल्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन किए 100, 200, 300, अब आप कॉन्फिडेंट हो जाते थे कि हम नाउन के चैप्टर में से क्वेश्चन निकाल लेंगे। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस कुछ इस तरीके से होती थी। इसी तरीके से आपने प्रोनाउन ले लिया, प्रोनाउन में आप पढ़ते थे रूल्स, रूल्स के बाद आप लगाते थे क्वेश्चंस। कुछ प्रैक्टिस हम आपको क्लास में करवाते थे, कुछ हम आपको शीट्स देते थे, लेकिन कैसे भी करके आप रूल्स पढ़ने के बाद प्रैक्टिस जरूर करते थे। और ये सिलसिला आपका हर चैप्टर के लिए चलता रहता था, राइट। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, है ना। बहुत बड़ा मिथ है। वो मिथ क्या है? आप कह रहे हो मैडम एक्टिव पैसिव तो हटा दिया, है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो हटा दिया। हाँ भाई ठीक है, आप ठीक कह रहे हो, लेकिन ये क्या है बेसिकली? बेसिकली ये क्या है? एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है? ये सॉरी, हाँ जी, एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है बेसिकली? ये तो स्पीच है ना बच्चों। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, जितना भी राइटिंग पार्ट होता है ना, उसमें सबसे ज्यादा इसी तरीके के सेंटेंसेस काम आते हैं, एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड। समझ आ रही है बात? यानी जितना भी आप राइटिंग करते हैं, उनमें जो मैक्सिमम आपके सेंटेंस बनते हैं वो इन दोनों से ही बनते हैं। मैक्सिमम का मतलब ये नहीं है कि वो 100% बनते हैं, बट मैक्सिमम सेंटेंसेस आपके बनते हैं एक्टिव, पैसिव या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट से। तो यस, हमें कंप्लीट नॉलेज नहीं लेनी है। तो अल्टीमेटली सार क्या हुआ? पहले आप क्या पढ़ते थे वो आपने समझ लिया, लेकिन अब प्रेजेंट में क्या पढ़ना है? प्रेजेंट में आपको वर्ड्स पढ़ने हैं, ठीक है। लेकिन वर्ड्स इन टर्म्स ऑफ व्हाट? वर्ड्स इन टर्म्स ऑफ नाउन, वर्ड्स इन टर्म्स ऑफ एडजेक्टिव, वर्ड्स इन टर्म्स ऑफ एडवर्ब, वर्ड्स इन टर्म्स ऑफ वर्ब। ठीक है। अब आप कहेंगे मैडम ये लाइन हमें समझ नहीं आई, थोड़ा समझा दो। बिल्कुल मैं समझा रही हूँ। अब प्रेजेंट में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? नंबर 1, हमें नाउन पढ़ना है, आंसर है यस। कितना पढ़ना है? हमें पूरा के पूरा एडवांस्ड लेवल तक पढ़ना है ना, एडवांस्ड लेवल तक पढ़ना है, ठीक है। लेकिन क्या नहीं पढ़ना? रूल्स नहीं पढ़ने। अगर कुछ कॉन्सेप्ट हमें इसमें काम आएंगे तो हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। हम जब अपनी ये जर्नी स्टार्ट करेंगे, अपने क्लासेस की जर्नी जब आप स्टार्ट करोगे या जब भी आप इंग्लिश को उठाओगे, पढ़ोगे, तो आपको रूल्स को रट्टा नहीं मारना, लेकिन ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट जो मुझे लिखने में मदद कर रहा है वो हम इसमें से लेंगे, ठीक है। तो हमें क्या पढ़ने हैं? कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। हमें क्या पढ़ना है? पोजिशनिंग पढ़नी है, पोजिशन ऑफ नाउन इन अ सेंटेंस पढ़ना है, राइट। अब एक ही वर्ड, आपके पास एक टॉपिक है, एक ही वर्ड, जैसे मैंने लिख दिया हार्ड, राइट, जैसे मैंने लिख दिया हार्ड। अब ये हार्ड क्या है? एक ही वर्ड दो पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह काम करता है। ये एडजेक्टिव भी है और ये एडवर्ब भी है, ठीक है। यानी कि सेंटेंस में एडजेक्टिव की अपनी अलग पोजीशन होती है और यहाँ पर एडवर्ब की अपनी अलग पोजीशन होती है, ठीक है। क्योंकि बच्चे इंग्लिश से डरते हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप ना इस सेशन को थोड़ा आराम से देखो, चाहे फास्ट फॉरवर्ड पे देख लो, कैसे भी देख लो, लेकिन इसको आराम से समझने की कोशिश करो, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो क्या नाउन पढ़ना है? आंसर है यस। रूल्स पढ़ने हैं? नहीं। अगर कोई कॉन्सेप्ट हमें राइटिंग में काम आ रहा है तो हम उस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो फिर पढ़ेंगे क्या? हम पढ़ेंगे नाउन की पोजीशन, किसमें? इन अ सेंटेंस। यानी कि इस बार का हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है सेंटेंस मास्टरी, सेंटेंस मास्टरी ये करना है। सेंटेंस मास्टरी में बहुत जरूरत है कि जितनी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं, जितनी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं, उनको आपको कैसे पढ़ना है? उनकी पोजीशन पढ़नी है कि एक सेंटेंस में उनकी पोजीशन क्या होनी चाहिए। और अगर एक ही वर्ड है और वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके मीनिंग क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। और जब मीनिंग चेंज हो जाते हैं, पोजीशन भी चेंज हो जाती है, इसका मतलब आपको इस बार और ज्यादा डिटेल में पढ़कर जाना पड़ेगा। रट्टाफिकेशन का काम पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। आपकी जो आप गारंटी ले लेते थे कि हाँ हम इतना पढ़ेंगे और मार्क्स स्कोर कर लेंगे, वो कहीं ना कहीं चीज खत्म हो चुकी है। इस बार आपके सिलेक्शन की गारंटी एक ही है स्टूडेंट्स, वो ये है कि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप सेंटेंस लिखेंगे, लिखना
लिखना, आई एम टेलिंग यू, राइटिंग, जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतना ज्यादा आप सक्षम होंगे पार्ट ए को करने में, पार्ट बी को करने में, पार्ट सी को करने में, एंड ऑल टुगेदर एक आपका टॉपिक है एस्से, उसको करने में। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो आपको कड़ी मेहनत की जरूरत है, क्योंकि ये मार्क्स हैं 600 मार्क्स, इंक्लूडिंग इन्होंने आपको टॉपिक भी दे रखे हैं। क्लियर है? तो नंबर 1, ग्रामर खत्म कर दी गई है। ये बात पूरी तरीके से सच नहीं है, आपको ग्रामर को पढ़ना है, लेकिन इस बार आपको रूल्स से ज्यादा इनके क्या पढ़ने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं पार्ट ए वाले सेक्शन में आ जाती हूँ, जो कि आपका सिलेबस में दे रखा है। प्रीपोजिशन का अभी हम थोड़ी देर में डिस्कशन करेंगे, बट आई होप द सेम वर्ड वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। वर्ड्स तो पढ़ने ही पड़ेंगे, वर्ड्स पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन इस बार प्रैक्टिकली पढ़ने पड़ेंगे। पहले आपको कोई मतलब नहीं होता था, आपको एक सेंटेंस मिल जाता था और नीचे जगह मिल जाती थी कि आप ये बता दीजिए कि ये सेंटेंस राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, यानी कि आधे से ज्यादा काम आपको एग्जामिनर खुद दे रहा था, करके दे रहा था, लेकिन इस बार सारा काम खुद करना है। वो सिर्फ आपको एक वर्ड दे देगा और कहेगा इसका यूज करो। तो आपने क्या करना है, इस बार बहुत डिटेल में पढ़ना है और कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, रूल्स नहीं पढ़ने। ठीक है, कॉन्सेप्ट अपनाने हैं। कॉन्सेप्ट में क्या क्या आ सकता है कि एक ही वर्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह कैसे काम करता है। नंबर 2, एप्लीकेशन बेस्ड के लिए आपका जरूरी है सेंटेंस मास्टरी, और सेंटेंस मास्टरी आपको सिखाती है कि कौन से वर्ड की क्या पोजीशन होती है एक सेंटेंस में। तो पढ़ना क्या है, आपको पोजीशंस पढ़नी है। पढ़ना क्या है, जब एक ही वर्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह काम करता है तो उसका मीनिंग, उसका यूसेज और सेंटेंस में उसका पोजीशन भी चेंज होती है। तो यहां तक आपको ये पढ़ना है। क्लियर है सब बच्चों को? एक एक अभी तक हमने एक पॉइंट मतलब एक टॉपिक की बात करी है। अब हम आ जाते हैं फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स। फ्रेजल वर्ब्स बहुत ही वास्ट चैप्टर है और इडियम्स अपने आप में उससे भी बड़ा चैप्टर है। तो फिर क्या करें, एप्लीकेशन बेस्ड क्या, इसमें आपको कोई भी एक इडियम दे दी जाएगी। ठीक है, इडियम्स होते हैं मुहावरे, है ना, लोकोक्तियां और मुहावरे, जो कि आप हिंदी में भी पढ़ते हैं। इसी तरीके से फ्रेजल वर्ब्स दे दी जाएंगी। ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स बेसिकली क्या होता है कि आप कोई भी वर्ब लो और उसके साथ कोई भी सिंपल प्रीपोजिशन ऐड कर दो, सिंपल प्रीपोजिशन ऐड कर दो। जैसा ही आप ये काम करते हैं तो उस जो वर्ब है ना, वो जो वर्ब है उसका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है। और मैं आपको बता दूं, मेरा 20 इयर्स के अनुभव में सबसे ज्यादा जो टफ टॉपिक रहा है वो ये रहा है, क्योंकि बच्चे इसको याद नहीं कर पाते। ठीक है, ये याद करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस बार आपको सिर्फ याद नहीं करना। पहले के एग्जाम में क्या करना होता था, खाली आपको फ्रेजल वर्ब देते थे और आपको लिख करके आना था मीनिंग। लेकिन इस बार मीनिंग तो पूछ ही रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ कह रहे हैं कि ये जो फ्रेजल वर्ब है, जैसे मैंने लिख दिया कीप अवे। ठीक है, ये मैं वो दे रही हूँ जो आपको आती है, क्योंकि अगर अभी मैं वो दे दूंगी जो आपने कभी सुनी नहीं है ना, तो आपको यही समझ नहीं आएगा कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। राइट, मान लीजिए कीप अवे दे दिया, तो इस कीप अवे का मीनिंग लिखना है, प्लस इसे सेंटेंस में यूज करना है। ठीक है, इससे रिलेटेड सेंटेंस बनाकर देना है। सेंटेंस मतलब हर एक टॉपिक पे आपको मास्टरी चाहिए, सेंटेंस मास्टरी। तो इस बार का तरीका बिल्कुल बदल गया है, आपको रूल्स ना पढ़ करके सेंटेंस पर मास्टरी करनी होगी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, चलो ठीक है, पता नहीं आंख में क्या घुस गया है, सॉरी, आपको लगेगा मैडम बार बार खुजला रही है। चलो ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। तो फ्रेजल वर्ब हो गई कीप अवे। अब कीप अवे का मीनिंग पता हो या ना हो, ये एक सेकेंडरी चीज है, बट आपको इसको सेंटेंस में यूज करके आना होगा, ये मैंडेटरी है। ठीक है, इसी तरीके से इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस की अपनी एक लंबी लिस्ट है, बट हम कोशिश करेंगे हम वही करें अपनी क्लासेस में जो प्रीवियस ईयर आ चुकी हैं। प्रीवियस ईयर किसकी, जो सेंट्रल एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर आ चुकी हैं, हम उसको करेंगे। क्योंकि क्या होता है बच्चों, ये जो इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये जो वोकैबुलरी होती है ना, ये ज्यादातर वही आती है जो एडिटोरियल पेज में आती है।
ठीक है। और इस बार तो बहुत सारे एग्जाम ने नीचे ब्रैकेट में लिखा है कि आपका जो पेपर है वो एडिटोरियल से बनेगा, एडिटोरियल न्यूज़पेपर से बनेगा। न्यूज़पेपर में एडिटोरियल एक पेज आता है, वहां पर ये स्पेसिफाइड है। आपके वाले सिलेबस में नहीं दे रखा है, बट जिस तरीके से जिस तरीके से ये पैटर्न डे बाय डे टफ होता जा रहा है, आज से कई साल पहले का आप पेपर उठाओगे वो आपके लिए बहुत आसान है करना, लेकिन इसका लेवल बढ़ रहा है, तो इस बार हमें भी नहीं पता, हम प्रेडिक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं कि किस लेवल का पेपर देंगे। बहुत ईज़ी देंगे, तो भी अगर आपकी सेंटेंस मास्टरी नहीं है, तो भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, और अगर बहुत टफ देंगे, तब तो आपको प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए। तो दोनों ही तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। मतलब इस बार आप बच नहीं सकते हो कि हम लास्ट का 1 महीना पढ़ लें, तो हम कुछ स्कोर कर लेंगे, लास्ट का 1.5 महीना पढ़ लें, तो कुछ स्कोर कर लेंगे, आप नहीं कर पाओगे, ठीक है? क्योंकि बच्चे अक्सर इसी बात में रह जाते हैं कि काश पहले कर लिया होता। मुझे तो पहले से ही पता था कि मैं प्री क्लियर कर लूँगा या कर लूँगी, लेकिन हमने कहाँ मिस कर दिया। बच्चे 2 चीज़ों में मात खा जाते हैं पेपर 4th में। वो हिंदी को भी बहुत लाइटली लेते हैं और इंग्लिश को तो और ज़्यादा लाइटली लेते हैं, है ना? बल्कि हिंदी पहले करेंगे। ये प्रोक्रास्टिनेशन नहीं होता बच्चों, ये आपका माइंड आपको डराता है। आप हर उस चीज़ से दूर भागते हैं जो आपको डराती है। और अगर मैं बात करूँ इंग्लिश लैंग्वेज की, तो जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं यही जानती हूँ कि बच्चा बहुत ज़ील से आता है, लेकिन इंग्लिश में मेहनत करनी पड़ती है, तो उस डर से वो नहीं कर पाते हैं। तो प्रोक्रास्टिनेशन तो आप नहीं करते हैं, बट डरते ज़रूर हैं। आई होप ये दोनों तीनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। मैं फिर से अगर पूरे के पूरे लेक्चर का एक आपको ब्रीफ देना चाहूँ, तो नंबर 1 आपको करना है सेंटेंस मास्टरी। सेंटेंस मास्टरी आप कब करेंगे? जब आपको छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट्स पता होंगे। छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट में सबसे पहला है कि किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक सेंटेंस में क्या पोज़ीशन होती है। ठीक है? तो सेंटेंस की पोज़ीशन ज़रूरी है। अब सेंटेंस की पोज़ीशन के साथ-साथ आपको नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में या एडजेक्टिव के बारे में या एडवर्ब के बारे में इनके नेचर पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप मुझसे पढ़ने आए, ठीक है? आपने 5-7 क्लासेस ली, 8 क्लासेस ली या 10 क्लासेस ली, आपको कहीं न कहीं मेरे नेचर के बारे में पता चल जाएगा। जब हम 1 टू 1 सेशन करेंगे, जब हम लोग बातचीत करेंगे, मान लीजिए आपने कोई भी राइटिंग पार्ट किया और 1 टू 1 सेशन में सिर्फ आप होते हैं और सिर्फ मैं होती हूँ। वहाँ पर आपने मेरे साथ कन्वर्सेशन किया, तो आपको क्या पता चल जाएगा, कहीं न कहीं मेरे स्वभाव के बारे में। कहीं न कहीं मेरा पैटर्न पता चल जाएगा कि मैं किस बात के लिए आपको क्या कहने वाली हूँ। सेम चीज़ आती है आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब में रूल्स पर नहीं जाना है, लेकिन इनके स्वभाव के बारे में जानना है। स्वभाव के बारे में जानने का मतलब होता है कि ये क्या बर्ताव करते हैं, ये कैसे सेंटेंस में रहते हैं, इनकी दोस्ती किसके साथ है, ये किसके साथ नहीं बैठते हैं, उन सब चीज़ इनको मैं ना आसान लैंग्वेज में बता रही हूँ। किसके साथ बैठते हैं? आपको पता है कि नाउन से पहले हमेशा एडजेक्टिव बैठता है। नहीं पता तो जान लीजिए, यानी कि अगर आप एडजेक्टिव के पास यानी सेंटेंस में अगर आप एडजेक्टिव के पास एडवर्ब बैठा दोगे ना, वो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो मैं वही कह रही हूँ कि इस बार आपको इनके नेचर के बारे में जानना है, और नेचर के बारे में जानने के लिए आपको इसको इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा, टाइम तो देना पड़ेगा, है ना? तो काश में मत आइएगा और जल्दी से जल्दी क्लासेस जॉइन करिए। काश वाला कॉन्सेप्ट मत रखिएगा, ठीक है? तो यही सारी चीज़ें आपकी एप्लीकेबल हैं बाकी सब पर भी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आप समझते हैं कि आपको एक डेफिनिशन दे दी जाएगी, उस डेफिनिशन का वन वर्ड आपको बताना होगा और उसके साथ-साथ उसका सेंटेंस भी बताना होगा। वर्ड्स ऑफ़न कन्फ्यूज़्ड और मिसयूज़्ड, कुछ कन्फ्यूज़ेबल वर्ड्स होते हैं, जैसे मैंने कहा मिनट, है ना? इसको मिनट भी पढ़ते हैं और माइन्यूट भी पढ़ते हैं, ठीक है? माइन्यूट भी पढ़ते हैं। ऐसे डेयरी, डेयरी भी होता है, डायरी भी होता है ना? करियर, करियर भी होता है और कैरियर भी होता है, दोनों होते हैं ना? कैरियर भी होता है, करियर भी होता है, तो ये हर तरीके के वर्ड्स हैं, तो इनकी लिस्ट होगी एक लंबी, जो कि हम क्लासेस में पढ़ेंगे ही। फिर पहले तो इनका मीनिंग पता होना चाहिए, फिर उसका सेंटेंस बनाना है। यानी कि अगर मैं पूरा के पूरा देखूँ, इसमें भी आपको क्या बनाना पड़ रहा है? सेंटेंस। ठीक है? इसमें भी आपको क्या बनाना पड़ रहा है? सेंटेंस। इसमें भी आपको क्या बनाना पड़ रहा है? सेंटेंस। इसमें भी आपको क्या बनाना पड़ रहा है? सेंटेंस। अब आप आ जाइए पार्ट बी और सी में। पार्ट बी और सी में आ जाइए। 1 मिनट मैं हाँ, अब पार्ट बी में क्या है? कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अनसीन, चलो अनसीन पैसेज में तो आपको क्वेश्चन आंसर करने होंगे, ये छोड़ देते हैं अपन। यहाँ पर प्रिसाइज़ राइटिंग है, प्रिसाइज़ राइटिंग में भी आपको क्या चाहिए होंगे? सेंटेंस।
सेंटेंस लिखोगे तभी तो आप उसको मतलब कोई भी बड़ा पैराग्राफ है उसको छोटा करके लिख पाओगे ना। प्रिसाइज का मतलब होता है थोड़ा छोटा करके लिखना, ठीक है। यहाँ पर भी सेंटेंस की जरूरत है। ट्रांसलेशन तो चलो थोड़ा सा अलग है, मैं ये तो नहीं कहूंगी सेंटेंस बनाना, बट इसका कॉन्सेप्ट काफी अलग होता है। मेरी आने वाली क्लासेस में मैं हर एक टॉपिक पर आपको इंसाइट जरूर दूंगी, तो ये आप सीरीज देखते चलिएगा साथ साथ। आपको हर एक दो दिन पर एक वीडियो मिल जाएगा जो आपके डाउट्स को क्लियर करता रहेगा, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है, तो डिफरेंट क्लास में ही लेंगे, आज की क्लास में नहीं लेंगे। इलेबोरेशन है, तो यहाँ पर भी आपको क्या बनाने हैं, सेंटेंस। मतलब आपके दिमाग में जो आइडिया है, जो ओपिनियन है, अगर उनको लिखना है तो लिखेंगे कैसे, वाक्यों के थ्रू लिखेंगे। और वाक्य में क्या आता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की पोजिशनिंग आती है, उनके कॉन्सेप्ट आते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को आपको सीखना पड़ता है। यहाँ पर भी सेंटेंस, ऑफिशियल लेटर हुआ, डेमी ऑफिशियल हुआ, मेमोरेंडम हुआ, रिपोर्ट राइटिंग हुआ, यहाँ पर भी सेंटेंस लिखने हैं। प्लस इसके साथ क्या आ जाता है, फॉर्मेट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जिसको बच्चे अक्सर मिस कर देते हैं। वो ये क्या सोचते हैं कि हम कोई बुक उठा ले, बुक में हमने देख लिया ऊपर लिखा है टू द प्रिंसिपल और दिस एड्रेस और लास्ट में मैंने लिखा है तो मेरा नाम है ना, बस बच्चे सोचते हैं इतना ही है। इतना नहीं होता, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो फॉर्मेट को आप बहुत लाइटली लेते हैं, आप सीरियसली फॉर्मेट पढ़ के नहीं जाते हैं। लेकिन इसके भी मैं आपके लिए सेशंस रखूंगी, राइट। वो भी आप देखिएगा, कुछ ना कुछ फॉर्मेट के बारे में समझिए, क्योंकि फॉर्मेट प्लस आप जो राइटिंग करते हैं, जो आप अपने व्यूज या ओपिनियन देते हैं, है ना, इसका भी अपना एक फॉर्मेट होता है। यानी ये जहां पर भी आप लिखते हैं उसको हम बोलते हैं बॉडी, है ना। इस बॉडी का भी फॉर्मेट होता है, इसका भी तरीका होता है। तो चलिए, इसके मार्क्स प्लस सेंटेंसेस, इसमें भी सेंटेंसेस। तो अल्टीमेटली पूरे पेपर में अगर मैं पूरा एक वन वर्ड बोलूं तो आप कह सकते हो कि इस बार आपको सेंटेंस फॉर्मेशन या फिर सेंटेंस मास्टरी करनी है। ये एक दिन में नहीं आएगी, ठीक है। इसके लिए आपको रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये था आज का सेशन पार्ट ए को लेकर के। हाँ, एक प्रीपोजिशन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन होगा। बच्चों, प्रीपोजिशन में एप्लीकेशन बेस्ड नहीं लिखा, तो प्रीपोजिशन में आप 2-3 तरीके के पैटर्न देख सकते हैं। नंबर 1, या तो आपको एक सेंटेंस दे देंगे और उसमें दे देंगे फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, कि आप फिल इन द ब्लैंक्स भरिए। दूसरा क्या दे देंगे, एक पूरा सेंटेंस दे देंगे, ठीक है, एक पूरा सेंटेंस दे देंगे और उसमें ऐसे ए बी सी डी। अब आपसे पूछ लेंगे कि यहाँ गलती कहाँ है। तो ये 2 तरीके से आपका पैटर्न हो सकता है। या फिर जो हमारा पहला पैटर्न था, पहला पैटर्न क्या था कि पूरा एक सेंटेंस लिख दिया, अब उसको रीराइट करके लिखना है अगर उसमें करेक्शन है तो इसमें 3 तरीके के फॉर्मेट है। फॉर्मेट, इसमें 3 तरीके के फॉर्मेट यूज हो सकते हैं। फॉर्मेट कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आपको प्रीपोजिशन याद होगी। ये पूरा की पूरा याद करने का चैप्टर होता है, ये पूरा की पूरा लर्निंग का चैप्टर होता है। अगर आपको प्रीपोजिशन याद होगी तो चाहे ये कॉन्सेप्ट हो, ये कॉन्सेप्ट हो या ये कॉन्सेप्ट हो, आप तीनों में डील कर पाओगे। तो ये ऑल टुगेदर देखिए, सेंटेंस मास्टरी के अलावा सेंटेंस मास्टरी के अलावा प्रीपोजिशन एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक रहेगा। इसको आप कभी भी कैसे भी पढ़ सकते हैं, बट मैक्सिमम प्रीपोजिशन आपको पढ़कर जानी है। इस पर लापरवाही मत करिएगा, क्योंकि आपको एक खुशखबरी मैं दे दूं, प्रीपोजिशन में क्या क्या ऐड हो जाता है। प्रीपोजिशन में अपने आप काफी सारे वर्ड सीख जाते हैं, ठीक है। प्रीपोजिशन के थ्रू आप फ्रेजल वर्ब भी काफी हद तक सीख जाते हैं, क्योंकि प्रीपोजिशन को अगर आपने मेरी पहले वाली क्लासेस देखी हूँ या अभी आप क्लासेस देखेंगे तो मैं 6 पार्ट्स में इसको पढ़ाती हूँ। प्रीपोजिशन सिर्फ प्रीपोजिशन नहीं है, ये बहुत कुछ होता है ना। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप इतना बड़ा पेपर दे रहे हैं तो उसको अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। तो प्रीपोजिशन को ऑल टुगेदर हम 6 पार्ट्स में पढ़ेंगे, अपनी क्लासरूम्स में भी 6 या 7 पार्ट्स, जितना हम पॉसिबल होगा उतना ज्यादा इसको पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें हमें सबसे ज्यादा सीखने को मिलते हैं वर्ड्स, ठीक है, और फ्रेजल वर्ब्स भी इसी में ऐड ऑन हो जाती हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी ये तो आज का हमारा डिस्कशन रहा कुछ पार्ट ए पर। छोटे छोटे मेरे कुछ आप लोगों को गाइडेंस सेशंस मिलते रहेंगे, आप इनको जरूर देखते रहिए। और इसके साथ साथ मेरी एप्लीकेशन पर बैच चल रहा है, दैट इज 4-in-1 बैच, कॉम्बो बैच, जिसमें आपको पूरा के पूरा कोर्स, सेकंड प्रैक्टिस, थर्ड टेस्ट सीरीज और चौथा आपको पर्सनल फीडबैक्स दिए जा रहे हैं। पर्सनल फीडबैक्स या पर्सनल सेशंस हम कैसे लेते हैं, अगर किसी स्टूडेंट ने हाँ भरा तो मैं आप लोगों से वो भी शेयर करूंगी, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन मुस्कुराते रहिए।